अब हम ओडिसी नाम का जो एपिक है उसको रीड कर रहे हैं। उसमें बहुत ज्यादा रेफरेंसेस हैं। मैंने कहा कि एपिक्स जो होते हैं उसके जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े तो जितने गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं उनका जो इंटरवेंशन है ह्यूमन अफेयर्स में, इंसानों के जो ह्यूमन बीइंग्स की फेट, उनकी किस्मत, उन सबको निर्धारित करते हुए दिखाए गए हैं सभी देवी देवता। तो ग्रीक मिथ जो है ये मैंने जब डिस्कस किया था माइथोलॉजी को कि क्या होती है माइथोलॉजी, इसके बारे में हमने डिटेल में बात कर चुके हैं। कलेक्शन है जो फोक स्टोरीज का। तो यहाँ पे हमारे पास एक जब हम इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को भी पढ़ रहे थे हमने कहा था ओरल नैरेटिव्स हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा हैं। मौखिक जो कहानियां हम एक जनरेशन टू जनरेशन सुनाते आ रहे हैं, राइट, ये तो सब कल्चर का एक हिस्सा है, सभी कल्चर्स का। अब हमने होमर की जो एपिक्स हैं इलियाड और ओडिसी, उनमें से एक हमारा अपना सिलेबस में है ओडिसी। उनके अपने होमर के कंटेम्प्ररी हैं। जैसे हम कालिदास को जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि कालिदास ऐसे पोएट हैं, ऐसे राइटर हैं जिनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है ना। नोबडी नोज मच अबाउट हिज बायोग्राफी। होमर का भी सेम सिचुएशन है। ही वॉज अ ब्लाइंड पोएट। आयोनिया नाम की जगह पे उनका कनेक्शन, बर्थ कनेक्शन माना जाता है। दीज आर ऑल एजम्पशंस, ठीक है। जैसे जैसे उनकी पोएम्स हैं, कहीं पे बाद के जो लेखक राइटर्स हैं उनको कोट करते हैं, उनसे पता चलता है कि ओके होमर नाम के एक कवि थे। ज्यादा डिटेल्स नहीं है उनके बायोग्राफी के बारे में। उनके एक कंटेम्प्रेरी समकालीन राइटर हैं हिसियोड, HESIOD। और बहुत ज्यादा जो क्योंकि ये जो जो पात्र है, जो कैरेक्टर है ओडिसियस नाम का, इसकी इलियाड और ओडिसी नाम के एपिक्स में उनकी वो सफर, उनके वो जर्नी की डिस्क्रिप्शन है। कौन सा जर्नी? जो ट्रोजन वॉर के बाद शुरू हुई, स्पेशली ओडिसी में, ओडिसी एपिक में। तो यहाँ पे जब वो ऐसा जिक्र है कि ओडिसियस का क्या जर्नी रही है, उसमें, उस स्टोरी में, उस एपिक में, उस महाकाव्य में, वो लॉन्ग पोएम में बहुत सारे जिक्र, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं उन देवी देवताओं के बारे में जो यूनान देश से संबंधित हैं, जो ग्रीक गॉड्स हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ नाम हैं। उनमें से सबसे फेमस हैं जियस, पोसिडॉन, एथीना। हिसियोड जो होमर के कंटेम्प्ररी हैं, उन्होंने भी लिखे अपने वर्क में, उन्होंने भी जिक्र किया है कि ग्रीक गॉड्स कहाँ से उत्पन्न हुए, क्या उनकी जेनोलॉजीज थी। जेनोलॉजी क्या होता है? किसी का लाइनेज, किसी की एंसेस्ट्री, वंश जिसे हम कहते हैं ना, वंशावली होती है किसी पर्टिकुलर समाज की, या यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे ओरिजिन हुए। तो ये सब हमारे मिथ्स का ही पार्ट है। गॉड्स एंड गॉडेसेस का जब जिक्र होता है हमारे जो वर्क्स हैं, बहुत अभी हम इसकी बात करेंगे। जैसे मैंने कहा जियस हेड गॉड हैं ग्रीक्स के। एक और जगह है जिसका बड़ा बड़ा नाम है, वो है ओलंपिया। ये वो पहाड़, माउंटेन है, जैसे हमारे कैलाश पर्वत हैं, तो ये भी एक पर्वत है। ग्रीस, जो ग्रीस कल्चर, थॉट, सोच है, वो इस टेम्पल को बहुत, इस जगह पे जियस का वर्शिप प्लेस है। ठीक है, जियस को वर्शिप करने के लिए जगह बनी हुई है उस धार्मिक स्थान को। इसीलिए यहाँ पे ओलंपिया का जो है जिक्र भी होगा, माउंट ओलंपिया का, बहुत बार। सो यू शुड नो कि वहां पे एक टेम्पल है, एक सेंचुरी है जियस के लिए, और बाद में वहां पे स्पोर्ट इवेंट भी ऑर्गेनाइज किए गए। तो यहाँ जब हम ये जिक्र कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग कि कुछ जो ग्रीक गॉड्स हैं और बहुत सारी वहाँ की जो ग्रीस में बिल्डिंग्स हैं, वो देवी देवताओं को समर्पित हैं, वो इमारतें। जैसे कि जियूस का जो टेम्पल है, अपोलो भी एक देवता है। जैसे हमारे यहाँ पे सूर्य को भगवान का रूप, देवता का रूप माना जाता है, सूर्य देवता। सूर्य को ग्रीक कल्चर में अपोलो कहते हैं, APOLLO, अपोलो। इनकी जो टेम्पल है वो डेल्फी पे है। दीज आर द
द माउंटेन्स, राइट। और एथेंस में भी देयर वाज दिस रेफरेंस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस। क्योंकि अब हमने सिर्फ ग्रीक माइथोलॉजी पे फोकस करना है, ठीक है। तो हमारे जैसे त्रिदेव हैं हमारी हिंदू सोच में, वी हैव ब्रह्मा विष्णु महेश। उसी तरीके से ग्रीक जो ट्रिनिटी है उनके पास भी 3 पावर्स हैं, जैसे कि जैसे जियस, हेड्स और पोसिडॉन। वो जियस जुपिटर के लिए है, हेड्स प्लूटो, ये क्या है, सब प्लैनेट्स हैं। हमारे भी है ना, ग्रह नक्षत्रों के नाम रख देते हैं, जैसे कि शनि इज अ प्लैनेट बट वो देवता के रूप में माने जाते हैं। तो ऐसे ही ग्रीक्स जो थे वो भी इनको भगवान क्रिएटर्स के रूप में मानते थे। सो वी हैव अवर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी तरीके से वी हैव दिस जुपिटर प्लूटो एंड नेपट्टून। तो बाद में जो रोमन संस्कृति, मिथ्स है, कल्चर है, वो भी इसी को ही मेजॉरिटी में ग्रीक मैथोलॉजी को अडॉप्ट करती हैं। ऑल आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू इज कि जितनी प्राचीन पुरानी ये ग्रीक मिथ्स हैं उनमें जो मैंने अभी बताया कि वो पर्वत है जो ओलंपिया का, वहां पे सभी देवी देवताओं के एक समूह, एक कलेक्शन है, ठीक है। जैसे हमारे माना जाता है कि बहुत सारे देवी देवता हैं और जितने हमारे टेम्पल्स हैं उनमें मेजर जो देवी देवता हैं उनकी आइडल्स, उनकी मूर्तियां होती हैं। तो ओलंपिया में मेजर जो डेइटीज हैं, देवी देवता हैं, वो क्या कुछ है उनमें, जियस, जूनो जिनको हीरा भी कहते हैं, और नेपट्यून, पोसेडॉन भी कहते हैं, सीरियस है, मतलब ये उनके दो दो नाम है इसीलिए ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। एथीना को मिनर्वा भी कहते हैं, अपोलो को सन भी है, आर्टेमिस को डायना भी कहते हैं। तो इसमें से ये ऐसी लाइन आप अगर पढ़ लोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि अगर जियस का जिक्र हो रहा है, एथीना का जिक्र हो रहा है, तो यू अंडरस्टैंड कि ये इनके ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं। तो जियस जो हैं इनको रोमन्स जुपिटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जियस किंग हैं, सभी ग्रीक गॉड्स के हेड हैं वो डेटीज के। और जो हमने कहा कि माउंट ओलंपिया है, जो पर्वत है ओलंपिया का, वहां पे सारी की सारी देवी देवताओं की एक फैमिली की तरह जिनको पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सारे उस माउंट ओलंपियस पे उनकी ये मिथिकल माना जाता है कि उनका घर, उनका निवास है वहां पे। सो यू कैन रीड इन डिटेल, आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर पॉसिडॉन है, इनको रोमन्स नेपट्यून के नाम से जानते हैं, ये वो सी गॉड है ना। ऐसे ही हेड्स हैं जिनको रोमन्स जो हैं प्लूटो के नाम से जानते हैं। सो ये वो हैं जो गॉड हैं, पाताल के देवता हैं, हेड हैं। सो दिस इज व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू कि आप इसको रीड कर सकते हैं जब भी आपको कोई ऐसा नेम मिलता है जो आपने पहले कभी नहीं सुना, ठीक है। और जैसे कि एथीना जो है, इनका जिक्र होता है पोएम में, पहले भी हमने देखा। तो एथीना जो है उनको रोमन्स किस नाम से जानते हैं, मिनर्वा के नाम से। तो ये कौन है एथीना? ये वो देवी हैं जो विजडम, वॉरफेयर, जो युद्ध करने की कला है, हैंडीक्राफ्ट्स, जो जो कला है, हैंड से आप कुछ क्राफ्ट क्रिएट करते हैं, कुछ सुइंग है ना, कुछ एम्ब्रॉयडरी है, उस सब की कला, इन सब की ये देवी हैं। और एथेंस जो जगह है वहाँ की वो सरपरस्त, पाटन, गार्डियन, पैट्रन, गार्डियन को कहते हैं, प्रोटेक्टर है ना, इसीलिए उस जगह से ही इनका नाम एथीना बन गया। So these are the things that I want all of you कि आप इसको किसी भी टेक्स्ट को अप्रोच करने से पहले जब आपको इंट्रोडक्शन दी हुई है तो आप उसको पढ़ें। अपोलो कौन है? अपोलो है गॉड, देवता है म्यूजिक, डांस, है ना, ऑरेकल्स के, सन, हीलिंग, ये सब इनके साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। सन का दूसरा नाम सूर्य को अपोलो कहा जाता है, लेकिन ये सब इनके साथ भी जुड़े हैं, म्यूजिक, डांस, ऑरेकल वो भविष्यवाणी है, वो
फोरटेलिंग है, जितना कुछ हीलिंग आर्करी के साथ जुड़ा है सब वो अपोलो से रिलेट करते हैं। ओके, आई होप, आई विश बच्चों की तुम इसको आज कंटिन्यू करोगे। आफ्टर द क्लास यू कैन रीड इन डिटेल अबाउट इट, क्योंकि इसके बिना जब आप डायरेक्ट रीड करने की कोशिश करते हैं फिर आपको दिक्कत होती है कि पॉसिडॉन भूल जाते हैं आप, जबकि हमने ये क्लास में जिक्र किया था इसका लास्ट क्लास में। ओके, नाउ coming to the story of epic, coming to Odysseus, आपको क्या क्या याद होना चाहिए? जियस, Zeus, हेड गॉड हैं जो, राइट जैसे हमारे लिए इंद्र देवता हैं इन इन हिंदू माइथोलॉजी, जो कि गॉड हैं थंडर, लाइटनिंग, इन सब से जुड़े हुए। जियस गॉड हैं, ग्रीक गॉड थंडर एंड लाइटनिंग के। और बहुत कुछ है वो अपने उन कंपेनियंस, उनके जो उनके भाई माने जाते हैं वो हेड्स हैं, Hades, और दूसरा पॉसिडॉन, इनका जिक्र है पॉसिडॉन का ओडिसी में, ठीक है। और इनके पास जो पावर है वो हेवन और यूनिवर्स की है। पॉसिडॉन के पास पावर किस चीज की है? समंदर की, सी की। और हेड्स के पास Hades, हेड्स वो देवता हैं जो पाताल को हेड कर रहे हैं। और जो मैंने अभी कहा कि जो वो पर्वत है ओलंपियस, वहां पे इन सबका जितने भी देवी देवता हैं इनका एक पावर, एक डोमिनियन है वहां पे। ओके, द मोर वी रीड क्लैरिटी तो आती है। हम लोगों को जब स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर हैं हम, तो उस नाते हमें पता होना चाहिए कि जो एपिक्स एक यानर है, एक किस्म है लिटरेचर का जो सबसे पुराना, एंशियंट, ओल्डेस्ट यानर है। क्योंकि पहले सिंगिंग एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता था फेस्टिवल्स का, एंशियंट पार्ट्स ऑफ द फेस्टिवल। होमर भी उन उन लोगों में से एक हैं जो जो बहुत कुछ मेमोराइज कर सकते थे, और उन्होंने ये बिलीव किया जाता है कि ये भी ना रिसाइट किया, ये एपिक जो उन्होंने ओडिसी नाम का जो एपिक लिखा। और 8th सेंचुरी के अराउंड का ये कॉम्पोजिशन है ना। और जितने भी दिस 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 पॉइंट दैट यू हैव टू मेक अबाउट होमर, कि बहुत कम इंफॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत हमें पता है कि वो एक ऐसे राइटर थे जैसे जॉन मिल्टन। जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो वो एक ऐसे राइटर हैं जो ब्लाइंड थे, होमर भी ब्लाइंड थे। और ये माना जाता है उनकी जो इंफॉर्मेशन जितनी भी उनको उनके बारे में है, कि वो ना ही वॉज अ सिंगर एट फेस्टिवल्स। तो वो उस सिंगिंग से ही अपनी जो है लिविंग अर्न कर पाते थे। सब ये स्कॉलर्स की स्पेकुलेशन है। वो कुछ 1920s के स्कॉलर्स हैं जो ये मानते हैं कि होमर जो है हर चीज ओरली कंपोज करते थे। उनकी ये पावर थी कि वो मेमोराइज कर देते थे एपिक्स को। और वो इसीलिए वो आज ह्यूमन फॉर्म के पास इतने देरों बाद भी वो सारा जो है उसको नोट डाउन कर पाए हैं। ओके, और इसमें ओडिसी में आपको क्या पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा जो ग्रीक्स हैं, जैसे मैं बार बार हिंदू माइथोलॉजी की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे भी जैसे रामायण, महाभारत, वेद, इन सब में देवी देवताओं का जिक्र है। तो उसी तरीके से जो ग्रीक्स थे वो भी वर्शिप करते थे अलग अलग किस्म के गॉड्स को, ठीक है। तो उनमें से एक जो कलेक्शन कह लो या जो देवताओं का समूह कह लो, जो कि ओलंपिया से जुड़ा हुआ है। ओके, व्हाट एल्स डू यू नीड टू नो? हाँ, एक चीज और तुम्हें पता होनी चाहिए। जब हम एपिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे, तब हमने कहा कि एपिक महाकाव्य जो लॉन्ग पोएम है, वो जरूर हमेशा उसका एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है क्या, कि वो एक सिंगल सब्जेक्ट पे है, जैसे कि यहाँ पे ओडिसियस के बारे में है।
इसमें एक और चीज है कि इलियाड और ओडिसी जो एपिक्स हैं, इनमें भी काफी सालों का गैप है जब इनको कंपोज किया गया है। दैट इज अनदर इशू ऑफ डिबेट, उसको हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन जरा आप इस जीनियस की, होमर के जीनियस की बात कीजिए, जैसे हम कालिदास की बात कर रहे थे कि अनपैरेलल्ड जीनियस है कालिदास का, सेम इज विद होमर। 12,000 लाइंस की कविता है इलियाड, 15,000 लाइंस की कविता है, लॉन्ग पोएम एपिक है ओडिसी। डिवीजन देखो आप, जो ओडिसी का है 24 किताबें। यानर पे हम बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं कि ये एक एपिक एपिक पोएम है, बार बार मैं ये बात कर रही हूँ। बड़ी लेंथी पोएम होती है, इसका अपना एक स्टाइल होता है लिखने का। हम आने वाली क्लासेस में उसका जरूर जिक्र करेंगे कि जो जो पोएम्स होती है ना, उनका एक रिदम होता है, राइम होता है। और वो रिदम, जो लय है, राइम है, वो कैसे क्रिएट होता है, कैसे कैसे उसमें शब्द का चयन, शब्दों की लेंथ, सेंटेंस के लेंथ से डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो ये पोएम है ओडिसी, जो पोएम है, इसमें अंग्रेजी में अगर सरल शब्दों में समझाऊं तो 6 मेट्रिकल फीट होते हैं, जिसको हेक्सामीटर कहते हैं। हेक्सा शब्द मुझे लगता है आप सबने सुना है, HEXA, हेक्सा। ऐसे ही होता है पेंटा, है ना, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6। तो 6 मेट्रिकल फीट की पोएम की एक लाइन होती है। उसका क्या मतलब है कि एक लाइन में छोटे जो हिस्सों में अगर हम शब्दों को बांटे तो 12 सिलेबल, छोटे पार्ट्स में 12 सिलेबल्स होते हैं और वो मिलके 6 फीट बन जाते हैं। इसको डिटेल में करेंगे, अभी आपको ये ना तो किसी ने पेपर में पूछना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हेक्सामीटर में लिखी गई ये पोएम है। सो I'll tell you in detail about it, लेकिन क्योंकि आप स्टूडेंट हैं लिटरेचर के, आपको पता होना चाहिए फीट, FEET, फीट पोएम में क्या होता है, सिलेबल पोएम में क्या होता है, SYLLABLE। सिलेबल होता है किसी भी शब्द का सबसे छोटा हिस्सा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ इफ आई से बिन, बिन, तो बिन में एक ही वावल साउंड है, तो उसका एक ही सिलेबल है, बिन, है ना। जब हम कहते हैं डस्टबिन, सो वी हैव 2 सिलेबल्स, डस्ट बिन। तो सब जो एक शब्द होता है, जो एक वर्ड होता है, उसमें जितने वावल साउंड्स हैं, उसमें जितने स्वर हैं, उतने ही उसमें सिलेबल्स हैं। तो जब हमने ये देखना है कि एक शब्द का सबसे छोटा हिस्सा क्या है, उसको हम सिलेबल कहते हैं। तो मैं अभी इस पे डिटेल नहीं बात करूंगी, ये मैं सिर्फ, क्योंकि हम आज, मेरा जो मकसद था वो इस पोएम की इंट्रोडक्शन, एक रिवीजन करवाना था, जो कि बहुत लाजमी है जब आप ओडिसी को अप्रोच करते हैं, लर्न करते हैं, समझते हैं। इलियाड जो पोएम एपिक है, क्योंकि ये ओडिसी से रिलेटेड है, इलियाड एपिक किस पे फोकस कर रहा है, जो कि वो 10 साल की ट्रोजन वॉर की तरफ जाते हुए इवेंट्स हैं। ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा पास्ट फ्यूचर का रेफरेंसेस हैं, बहुत ज्यादा। ओडिसी जो है वो क्या है, ये वो एपिक है जो आफ्टर द ट्रोजन वॉर है, 10 years आफ्टर द ट्रोजन वॉर, जबकि व्हेन ओडिसियस इज अबाउट टू रिटर्न होम, तब वहां पे ये फ्लैशबैक और ये पूरा 10 year का ट्रिप बताया जाता है। सो नाउ वी कम टू दैट पॉइंट जहाँ पे हम कल जिक्र कर रहे थे कि मैम उसमें बहुत ज्यादा रेफरेंसेस हैं, बहुत सारे नाम हैं। उसको अप्रोच करने से पहले हमें बेसिक एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब हम फाइनल पेपर में प्रिपेयर करेंगे अपना आंसर, बट हाउ विल वी गो अबाउट इट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमने अभी किया, ओडिसी। यू कैन राइट इन अ पार्ट ऑफ 1 sentence, कॉमा डाल के लिख सकते हो एपिक पोएम, है ना। कौन सी एपिक पोएम, साथ ही साथ लिखो इन 24 बुक्स, और किसके द्वारा लिखी गई है, ग्रीक पोएट होमर। क्या है इस पोएम में, इट्स द स्टोरी ऑफ ओडिसियस। कौन है वो ओडिसियस, किंग ऑफ इथाका, ITHACA।
इथाका नाम की जगह के वो रूलर हैं, जो कि कितने, ये पोएम ओडिसी जो है ये एपिक किसके बारे में है? वो 10 सालों के बारे में है। तो आप बताइए दैट इट इज अबाउट द जर्नी ऑफ अबाउट 10 years। ओडिसी की जर्नी है वो, जहाँ पे पूरा पोएम का एक्शन जो है वो उन 10 सालों से ज्यादा वो बात करते हैं। वो जो 10 सालों के वो लास्ट के कुछ हफ्ते कह लो आप, जहाँ पे वो ट्रोजन वॉर के बाद घर पहुंच रहे हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। तो फिर हम देखते हैं कि लास्ट में, अगर अगर आपको समरी याद है जो मैंने करवाई थी, उसके हमने लास्ट में कहा था कि जैसे ही वो पहुंचते हैं, वो बेगर की फॉर्म में है ओडिसियस, लेकिन उनको उनकी जो नर्स है जिन्होंने उनको पाला है बचपन में, उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया। जस्ट सी द डेप्थ विद विच होमर होमर नरेट्स, टचेस अपॉन कैसे इश्यूज हैं। वो बेबी टेलीमैकस जो बिल्कुल इन्फेंट है जब ये वॉर में जाते हैं ओडिसियस, ट्रोजन वॉर की, ट्रोजन वॉर को 10 साल हो गए हैं, 10 साल उसके बाद उनके रिटर्न में हो गए हैं, 20 साल बाद तभी वो जो पोएम है, जो ओडिसी नाम की एपिक है, वो पहली 4 किताबों में सिर्फ टेलीमेकस की और पेनलोपी की बातें हो रही हैं। वहां पे मेन जो प्रोटैगनिस्ट है, जिसके ऊपर ये पोएम है, ये एपिक है पूरा, उसका पूरा जो जो रेफरेंस है उनके अराइवल का, वो 5th बुक में शुरू होता है। सो वी सी कि टेलीमैकस को भी, पेनलोपी को भी जो होमर है इतनी डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। और वी सी की जो, जहाँ पे ये एपिक खत्म होता है, वहां पे वो एक ओडिसियस एज अ फादर, एज अ पेरेंट, उनकी जो बॉन्डिंग है अपने सन के लिए के साथ, और उनकी अपनी वाइफ के साथ जो रिलेशनशिप है, वो कैसे ये सब मिलकर, वो जो हमने कहा कि जो सूटर्स परेशान कर रहे थे, वो जो जो सारा केओस है वहां पे, उस सबको खत्म कर पाते हैं। दिस दिस इज जस्ट अ वे, जब आप समरी में किसी बहुत शॉर्ट 3-4 लाइंस में आप किसी पोएम के बारे में कुछ लिख या कह सकते हैं। ये एक ऐसा एपिक है जहाँ पे सीक्वेंस में तो कहानी नहीं चल रही ना। आप देख रहे हैं जो जो एक, अगर आपको याद हो सबको, मैंने कहा कि जो एपिक्स हैं उनकी, क्लासिक एपिक्स जो ट्रेडिशनल एपिक्स लिखे गए, उनकी ये सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो कभी बिगिनिंग से शुरू नहीं होते। तो जब एपिक शुरू होता है तो इट इज द मिडल ऑफ द स्टोरी, है ना, वो मीडिया रेस होती है। तो वहां पे हमें बाद में पता चलता है, जैसे जैसे ओडिसियस अपनी स्टोरी किसी ना किसी लोगों के समूह को जैसे बता रहे हैं, तो उनको पता चलता है कि रीडर्स को भी पता चलता है कि पहले क्या कुछ हो गया है, प्रीवियस इवेंट्स। तो ये भी एक स्किल है पोएट की, कि वो कितना कुछ है जो वो कवर कर रहा है, साथ के साथ स्टोरी को भी नरेट कर रहे हैं, और साथ के साथ कनेक्शंस भी बाइंड कर रहे हैं। नो, सो दैट इज हाउ वी से कि क्लासिकल जीनियस जो है ना, वो डेफिनेटली अनसरपास्ड है। पहली जो 4 किताबें हैं, इसकी हमने पहले भी बात की थी कि ये थाका में सेट हैं, फर्स्ट 4 बुक्स ऑफ ओडिसी। वहां पे पेनलोपी जो है और उनका जो बेटा है टेलीमेकस, वीसी की बहुत ही पावरलेस सा फील करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एरोगेंट सूटर्स हैं जो कि जो चाहते हैं कि हमारा रूल हो जाए इथाका पे, और पेनलोपी जो है हम में से किसी को सिलेक्ट करे एज एज द हस्बैंड, एज द हेड ऑफ इथाका। और ऑल ऑफ अस नो कि सभी जो मेजोरिटी में हैं वो उम्मीद छोड़ बैठे हैं, सिर्फ टेलीमेकस और पेनलोपी जैसे लोग हैं जो अभी भी होपफुल हैं कि ओडिसीज जो है ही विल रिटर्न। और टेलीमेकस को दिखाया गया है फर्स्ट 4 बुक्स में कि वो कितना ज्यादा ढूंढ रहे हैं, ईगर हैं टू नो अबाउट द वेलबींग ऑफ हिज फादर, है ना। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन ऑफ टेलीमेकस, 20 साल से अपने पेरेंट को नहीं देख जान पाए हैं। और फिर कैसे यहाँ पे भी इन 4 बुक्स में भी बताया है उनकी वो जर्नीज, जो वो अलग अलग जगह पे सेट आउट करते हैं, जस्ट टू हैव the information about his father,
है ना। और फिर वो उनके अपने फादर के कंपेनियंस को मिलने की कोशिश करते हैं जो ट्रॉय के वॉर में उनके साथ ही रहे हैं, है ना। और कौन कौन थे वो? मेनेलॉस थे एक तो, MENELAUS, है ना, और एक नेस्टर थे, NESTOR। और फिर उनको बड़ी खुशी होती है टेलीमेकस को जब उनसे पता चलता है दैट हिज फादर इज अलाइव। तो ऐसी चीजें आपने मतलब ऐसे समराइज कर लेना है कि फर्स्ट 4 बुक्स में ये हुआ, देन यू हैव अनदर 4 बुक्स, 5th बुक से 8th बुक में, जहाँ पे ओडिसियस, जो मैंने पहले भी बात कही कि 5th बुक में, 5वीं बुक में ओडिसियस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि वो क्या दिखाए जाते हैं कि वहाँ पे एक निम्फ है, जैसे हमारे अप्सराएं हमारे कल्चर में इनका जिक्र है, यक्षनाओं का जिक्र है, तो वैसे ही ग्रीक कल्चर में भी वी हैव ऐसी देवी, ऐसी डेटीज जो कि पहाड़ों में रहती हैं, जो कि पानी, फॉरेस्ट, इन सब में रहती हैं, उनको निम्फ्स कहते हैं। तो वहां पे एक निम्फ है कैलिप्सो, CALYPSO, जो कि वहाँ एक आइलैंड है, वहाँ की वो वहाँ उस आइलैंड, उस टापू में उन्होंने इसको बंदी बना रखा है, ओडिसियस को, ठीक है। आइलैंड वो है ओगिगिया, OGYGIA। तो आपने क्या करना है, जब अब मैं ये स्टोरी आपको बता रही हूँ, आई होप आपके पास पेन पेंसिल है और आप अपनी नोट पैड पे इसको नोट कर रहे हैं। आपने फर्स्ट 4 बुक्स के बारे में मेन पॉइंट्स नोट किए, फिर आप 5th से 8th के बारे में नोट कीजिए। आप देखिए कि वहां पे कौन सी वो निम्फ है, NYMPH, जिन्होंने उसको कैप्टिव बनाया है, कैलिप्सो। तो आप लिखिए CALYPSO, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए आइलैंड कौन सा है वो, आइलैंड के स्पेलिंग्स लिखिए OGYGIA। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब वो उस आइलैंड पे है, उस टापू पे है ओडिसियस, तो वहां पे उसकी जो शिप है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है, रेक हो जाती है, और वो कहाँ पहुंच जाता है, एक शीरिया के किनारे पहुंच जाता है। किनारा क्या है? शोर, SHORE। ये क्या है किनारे पे, क्या है? लैंड है फिसिशियंस की, PHAEACIANS। ये वो लोग हैं जो फिसिशिया पे रहते हैं, उसको फिसिशियंस कहते हैं, जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियंस कहते हैं। तो ये उस शोर पे हैं, SCHERIA। इसमें हमने डिटेल में लास्ट क्लास में बात की थी। मैं देख लूंगी अगर उसकी जो रिकॉर्डिंग है दैट आई डिड, वो मैं शेयर कर लूंगी, उस क्लास लेक्चर की रिकॉर्डिंग। फिर हमारे पास बुक 9 से 12 है, जहाँ पे वो जो मैं बात कह रही थी आपसे कि जो एपिक के पोएट्स हैं वो क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं अपनी स्टोरी में, क्रिएट फ्लैशबैक से। तो वो यहाँ पे इन बुक्स में वो उन फिजिशियंस, उन उन लोगों को बताते हैं कि कैसी जर्नी रही उसकी और उसके साथियों की, उसके क्रू की, जो उन्होंने सही जब वो अपने घर वापस जा रहे हैं। ये भी हमने किया था डिस्कस की, वो उनको रास्ते में कौन मिलते हैं, लोटस ईटर्स, ना, लोटस ईटर्स, इसके लिए नाम है वहाँ पे, लोटस ईटर्स के लिए वहाँ इस बुक में भी नाम है। इट्स अ वेरी लेंदी वर्ड, बहुत लंबा शब्द है, आप इसको लिख सकते हैं, LELAESTRY, लेस्ट्री गोनियंस, GONIANS। मैं रिपीट करती हूँ, LAESTRY GONIANS। तो ये वो लोग हैं जिन, जब हमने कहा था कि उस लोटस को ईट करने से फर्क इफेक्ट होते हैं, है ना, तो कैसे वो सब भूल जाते हैं, मेमोरी पे असर होता है। तो वहां पे एक बहुत और भी कैरेक्टर्स का जिक्र हमने समरी में किया। एक वो और थे सरसी, CIRCE, कैसे वो वहां से भागते हैं, वहां पे एक केव होता है, गुफा है साइक्लॉप्स की, CYCLOPS, है ना। तो ये मतलब आई एम ट्राइंग आज मैं इसको बहुत ज्यादा शॉर्ट समराइज कर रही हूँ। अगर आप इसको पिछली क्लासेस के लेक्चर्स के साथ देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ये हमने सब हम कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो यहाँ जो इतना कुछ हो रहा है उनकी
मैंने कहा शिप रेक हो चुकी है, और अब वो इसीलिए जैसे जैसे उनकी शिप रेक्स होती जाती हैं वो तैरते हुए अलग अलग जगहों पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तभी हमने कहा वो अब क्योंकि फिजिशियंस को सुना रहे हैं ना अपनी सारी पुरानी कहानियां, तो पुरानी सारी कहानियों में ये सब चल रहा है कि कैसे वो इन सब के कांटेक्ट में आए, और इसीलिए जब ये मुसीबतों को फेस कर रहे हैं, उसी के कारण ये उस आइलैंड ओगिगिया में पहुंचते हैं, जहाँ पे कैलिप्सो उसको बांध के रखती है 7 सालों तक। ये सब 12th बुक्स तक डिस्कस होता है, ये नरेशन चलती है कहानी की। फिर 13 बुक ऑनवर्ड्स, जो कि पोएम का सेकेंड हाफ है, ओडिसियस उस रास्ते पे लग पहुंचता है, उस रास्ते पे शुरू हो जाता है जहाँ पे वो मतलब ही रीचेज हिज होम, जहाँ पे क्या कुछ है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारे डेंजर हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं, है ना। यहाँ पे उनको वो देवी एथीना जो देवी हैं, उनकी जो प्रोटेक्टर हैं, है ना, उनसे भी वो मिलते हैं और उनको वो बताते हैं कि उनका ना एक जैसे हम कल बात कर रहे थे, स्वाइन हर्ड है, एक कैरेक्टर है यूमियस, EUMAEUS। इन सब के साथ मिलकर, अगर आपको याद हो, जहां हमने इस पोएम की स्टोरी का एंड किया था, हमने कहा था कि एथीना जो है, ओडिसियस, टेलीमैकस, और ये जो स्वाइन हर्ड है, जैसे शिप के हर्ड, सॉरी शीप के हर्ड होते हैं, जैसे शेफर्ड्स जिनको हम कहते हैं, सो वैसे ही यहाँ स्वाइन हर्ड है, उसका नाम यूमियस है। ये सब मिलकर प्लान करते हैं क्या, कि हम कैसे इन सूटर्स को इथाका से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। ओके, सो वी सी इस एपिक में जो जो डिटेल में बताया गया है, स्पेशली इस बुक 13 के बाद, वो है कि पेनेलोपी जो है एज अ वाइफ, एज अ क्वीन ऑफ इथाका, कितना नहीं, 100 से ज्यादा सूटर्स जो हैं उनको उनकी जो these suitors they have stayed in Ithaca, जो कि क्या कर रहे हैं, मेकिंग मैरी, ईटिंग, ड्रिंकिंग, है ना, और वो सब कुछ पेनलॉपी पे उन्होंने ये पूरा मैटर छोड़ दिया है कि शी विल डिसाइड वन अमंग देम, है ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, जहाँ पे ये पोएम खत्म होती है, ओडिसियस kills all these suitors just to reunite with his wife, क्योंकि उसको ये सब एक ऑब्स्टेकल की तरह दिखाए गए हैं। और यहाँ पे वो किसकी हेल्प लेते हैं, अपने बेटे टेलीमेकस, और एक और सर्वेंट्स है वहाँ पे, यूमियस और फिलोटियस। सो दिस इज ऑल, जो हम अगर शॉर्ट से भी शॉर्ट समरी की बात करें इस पोएम की, और जो मैंने अपने लेक्चर की शुरुआत में कहा, मैं उसको अभी भी रिपीट कर रही हूँ कि ये जो पोएम है, इसको कंपोज किया था होमर ने ओरल परफॉर्मेंस के लिए, है ना। पहले ये कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये 12,000, कुछ अगर डिटेल में देखें तो 12,000 से 109 लाइंस के अराउंड है ये, जहाँ पे ये पोएम का कॉम्पोजिशन है। और जो मैंने आपको कहा कि हेक्सामीटर में लिखा गया है ये, है ना, होमर का अपना स्टाइल था, हर लाइन में 6 फीट होते थे, इससे वो लय, उससे वो रिदम बनती थी, है ना। अब ये जो मैं तुमसे बात कह रही हूँ कि 6 फीट होते थे, दैट मीन्स सिलेबल्स की बात हो रही है यहाँ पे। सिलेबल्स मीन्स एक शब्द जो है, उसमें पहले ऐसा हिस्सा है शब्द का जिसपे ज्यादा स्ट्रेस है, ठीक है, जोर से बोला जाता है। और फिर बाद में क्या है, उसके बाद में शब्द के वो 2 हिस्से हैं जहाँ पे कम दबाव है, उसको अनस्ट्रेस्ड कहते हैं। ये कहीं आपको पता पढ़ा जाए तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि होमर, HOMER, वो पोएट का
और आई एम नॉट ऑडिबल, एक मिनट, व्हाई एम आई नॉट ऑडिबल? एक मिनट बच्चे, कुछ इंटरनेट का इशू हो शायद। एम आई ऑडिबल नाउ? यस मैम। ओके ओके, यस मैम। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि हम जब आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हम समरी को शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, हम अपनी एक्वेंटेंस अबाउट द लिटरेरी टेक्स्ट कैसे शो कर सकते हैं। सो वी कैन टॉक अबाउट ये एक दिस पोएम वाज मेंट फॉर ओरल परफॉर्मेंस, है ना। फिर हम बता सकते हैं कि दिस पोएम वाज कंपोज्ड ऑफ 12,000, और एग्जैक्ट लाइंस जो हैं जो डिफर भी कर सकती हैं। और हम जो डिटेल में हम बात कर सकते हैं वो है जब यू कैन टॉक दैट दिस पोएम इज रिटन इन 24 बुक्स। और जो रेफरेंसेस हैं गॉड्स एंड गॉडेसेस के, वो तो जैसे जैसे स्टोरी चलेगी आप uh, उसका जिक्र करते ही रहेंगे। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास। जो मेरा मोटिव था वो सिर्फ इतना था कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि जब आप